100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल कर रहे हैं हम। इस श्रृंखला की ये चौथी वीडियो है। 25 तक के प्रश्न हमने पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। 26वां प्रश्न देखें। 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से टिकाने पर दीवार से 8 मीटर की दूरी पर पहुंचती है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये एक दीवार है और 10 मीटर लंबी सीढ़ी ये लगाई है और ये दूरी जो है 8 मीटर की है। तो हम दीवार लंबवत है यानी कि ये 90 डिग्री कोण है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ये ए और बी ये दीवार की ऊंचाई है। ए और सी ये सीढ़ी की लंबाई है और ये दूरी दी हुई है BC 8 मीटर। हमको ए बी दीवार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहां देखें हमको दो चीजें दी हुई हैं। ये इस समकोण त्रिभुज में एक आधार और इसका कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम जिसको निकाल सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा का वर्ग यानी कि AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC 10 है, 10 की घात 2। AB हमको ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है 8, इसकी घात 2। यहां लिख देंगे ऊपर दीवार की लंबाई AB बराबर ज्ञात करना है। तो ये हो गया 100, ये AB की घात 2 और ये हो गया 64। इसको ले जाएंगे दूसरी ओर यानी पक्षांतर कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। AB की घात 2 ये हो गया 36 बराबर AB की घात 2 यानी कि 6 की घात 2 बराबर AB की घात 2। और दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो ये वर्ग हटेंगे और ये 6 बराबर AB आ जाएगा। तो यानी AB बराबर 6 मीटर, क्योंकि सब दूरियां मीटर में है। यहाँ वर्गमूल लेने पे हम ऋणात्मक नहीं लेंगे क्योंकि दूरी को कभी भी हम ऋणात्मक नहीं मापेंगे यहाँ पे। तो ये दीवार की ऊंचाई 6 मीटर है। अगला प्रश्न देखें 27। दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका गुणन दिया हुआ है 520, एलसीएम दिया हुआ है 130, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमको पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं के गुणन के। जिन संख्याओं का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे उन संख्याओं का ही एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो उनका गुणनफल संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ का मतलब उन संख्याओं का एचसीएफ, एलसीएम का मतलब उन संख्याओं का एलसीएम। तो यहां हमको दिया हुआ है संख्याओं का गुणन दिया हुआ है, यह है 520 और एलसीएम दिया हुआ है इसका 130 गुणा एचसीएफ। तो इस तरह के प्रश्नों में हम सीधा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एचसीएफ बराबर आ गया 520/130, 0 से 0 13 बन जा 13 4 जा। तो ये एचसीएफ आ गया 4। तो उन संख्याओं का जिनका गुणन 520 है उनका एचसीएफ 4 होगा जब उनका एलसीएम 130 दिया हुआ हो। तो अगला प्रश्न यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखें ये एक्स अक्ष को 1 बार 2 बार और 3 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगी 3। हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर ये कार्तीय है कोई रैखिक समीकरण है तो उसको इस तरह से दर्शाया जाता है। तो इसके एक्स अक्ष पे 1 बार काट रही है, इसके शून्य 1 है। कोई द्विघातीय बहुपद है तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा, वो 2 जगह काट रहा है तो शून्य 2 होंगे। और यहाँ पे ये देखें
ये जो ग्राफ है ये एक त्रिघातीय समीकरण का त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ है, तो ये 3 जगह काट रहा है। अगर स्थिति ऐसी है, ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है लेकिन ये नहीं काट रहा, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 होगी इसके। इसी प्रकार से रैखिक समीकरण है, नहीं काट रहा एक्स अक्ष को, तो शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो हमको ये ध्यान रखना है, ये द्विघातीय बहुपद, रैखिक बहुपद या त्रिघातीय बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है या स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे 3 पे कर रहा है ये, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। फिर अगला 29वां प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो हमने जैसे ये कार्तीय तल यहाँ पे दर्शाया था, तो ये है मूल बिंदु। यहाँ पे ना हम एक्स अक्ष पे खिसके और ना ही वाई अक्ष पे, तो इसके निर्देशांक होंगे 0 0। तो ये हमको याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। और 30वां प्रश्न है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। खाली स्थान भरना है, तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, ये याद रखना है। पॉइंट ऑफ टच यानी स्पर्श बिंदु कहा जाता है इसको। यहाँ खाली स्थान स्पर्श बिंदु भरा जाएगा। और इसमें अथवा करके दूसरा प्रश्न भी है, एक समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इससे पूर्व प्रश्न संख्या हम 12 कर चुके हैं, तो ये 12वां ही प्रश्न है। यहाँ पे भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया हुआ है और आपको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो 4/9 इसका वर्ग यानी कि 16/81। तो विस्तृत रूप में समझने के लिए इसको फिर आप प्रश्न संख्या 12 फिर से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं खंड दूसरे पर। 30 तक के प्रश्न हमने एक एक मार्क्स वाले देख लिए। अब 31वां प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 657 व 306 का एचसीएफ ज्ञात करना है हमको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ये 2 नंबर हमारे पास ए और बी हैं, तो इनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर b गुणा q प्लस r, जहां a जो है वो भाज्य है, b जो है वो भाजक है, q जो है वो भागफल है और r जो है वो शेषफल है। यानी ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर है, ये कोशिएंट है Q और R रिमाइंडर है। तो हम इसको इन 2 संख्याओं को इस रूप में लिखेंगे और तब तक लिखेंगे जब तक कि R 0 ना आ जाए। इस क्रियाविधि को कहते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम इसको 657 बराबर लिखेंगे 306 गुणा 2 प्लस 45। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, 306 से हमने इसमें भाग किया 657 में, तो 2 ही बार जाएगा और ये आ गया 612 माइनस किया, ये आ गया 45। तो हमने 657 को कैसे लिखा, 657 बराबर भाजक 306 गुणा भागफल 2 प्लस इसका शेषफल। अब इस शेषफल को हम बना देंगे भाजक, और जो हमारा भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। तो ये हो गया 306। अब इसमें हम 306 में भाग करेंगे 45 से, तो ये 6 टाइम जाएगा, 270 हो गया, घटाया, ये आ गया 36।
तो हम इसको फिर लिखें, देखो 306 ये है, ये अब भाज्य बन गया है 306 बराबर 45 से अब हम भाग कर रहे हैं, भाजक गुणा 6 प्लस शेष कितना है अब 36। अब 36 जो है उससे भाग करना है, किस में करेंगे, इस 45 में। तो ये एक बार जाएगा 36 और ये आ गया 9। तो अब 45 बराबर 36 इंटू 1 प्लस शेषफल 9। अब शेष 9 है और भाजक कितना है ऊपर 36, तो इस 36 में, तो 9 4 जा 36। अब ये चले गया, शून्य आ गया शेषफल। तो 36 बराबर 9 गुणा 4 प्लस 0। तो अंतिम जो भाजक है वो कितना है 9। तो इसका एचसीएफ जो है इन संख्याओं का 657 और 306 का वो आ गया 9। तो ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो ये याद रखना है, ये विभाजन विधि कहलाती है। इस विभाजन विधि का प्रयोग किया हमने और इसको इस तरह से हमने यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में लिख करके एचसीएफ प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसके साथ अथवा करके प्रश्न भी है, 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को ही हम हल करेंगे। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। आपको पता है परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी √3 बराबर P/Q, और यहां P व Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां पे ये भी लिखा जा सकता है कि 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ज्यादा स्पष्ट है कि वो लिख दें, या ये लिखें P व Q, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सह अभाज्य हैं, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एचसीएफ जो है वो P और Q का वो 1 होगा। तो यहां पे लिख दें 1 के अतिरिक्त, क्योंकि कोई भी दो संख्याओं में एक तो गुणनखंड हो ही सकता है, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 तो होता ही है। अब दोनों ओर वर्ग करने पे तो ये √3 का वर्ग बराबर P/Q की घात पूरे की 2, ये हो गया 3 और ये है P की घात 2/Q की घात 2। इसको इधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा P की घात 2/3। इसको नीचे ले आए, इसे ऊपर ले गए। अब देख रहे हैं हमने 3 से P की घात 2 में भाग करने पर क्या आ रहा है, Q की घात 2, यानी कि ये पूरा पूरा कट रहा होगा P की घात 2, तभी तो ये पूर्ण संख्या यहां पे आ रही है, उसका वर्ग वो भी। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो P की घात 2 का एक गुणनखंड है, या P की घात 2 3 का गुणज है। तो ये इसको लिखते समय, इस स्टेटमेंट को लिखते समय यहाँ कोमा जरूर लगाएंगे। यहाँ 3 P की घात 2 एक साथ ना लिख दें, 3 P की घात 2 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पहला जो स्टेटमेंट लिखा था, मैं इसको एक समीकरण नंबर 1 ले लेता हूं ताकि तुलना करने में आसान रहे। तो 3 जो है वो P की घात 2 का एक गुणनखंड है, तो यानी 3P का भी एक गुणनखंड होगा। कैसे, अगर 9 की घात 2 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो 9 में भी 3 का भाग जाएगा। किसी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या से भाग जा रहा है तो उसके वर्ग उस संख्या में भी भाग जाना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे 3P का एक गुणनखंड होगा।
या है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम देखें जब ये इसका गुणनखंड है यानी P इसका एक गुणज है। जैसे 3 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 3 खुद होगा 6, 9, 12। तो मैं 12 को कैसे लिख सकता हूं, 3 गुणा समथिंग यानी कि 4। ऐसे ही अगर मैंने इसका गुणज 18 लिया तो 3 गुणा समथिंग यानी कि यहाँ पे 6। तो P है 3 का गुणज, तो यानी 3 गुणा समथिंग। तो मुझे P का मान ही नहीं पता, तो इस समथिंग का मान कैसे पता होगा, तो इसको मैंने मान लिया, C मान लिया। तो P बराबर लिखा जा सकता है 3, माना ये इसका गुणज है तो ये होगा P बराबर 3 गुणा C समथिंग, या A लिख देते हैं। तो P बराबर 3 गुणा A। तो इसका मान हम यहां पे रख देते हैं। तो Q की घात 2 बराबर 3A की घात पूरी की 2/3 हो गया। Q की घात 2 बराबर 9A की घात 2/3 हो गया। और ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। Q की घात 2 बराबर 3A की घात 2। और इसको हम लिख सकते हैं अब कैसे, 3 को नीचे ले गए, Q की घात 2/3 बराबर A की घात 2। देखो फिर पहले की जैसी स्थिति आ गई, यहां 3 से इसमें भाग जा रहा है यानी कि 3 Q की घात 2 का एक गुणनखंड है। तो 3 Q की घात 2 का एक गुणनखंड है। इसका मतलब अब Q की घात 2 जो है 3 का एक गुणज है, तो यानी 3 जो है वो Q का भी गुणनखंड होगा। ये स्टेटमेंट नंबर 3। तो इसी प्रकार ये भी हो गया यहां पे जैसे हमने उपरोक्त में किया था। तो अब देखें समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखें हम, 3P का एक गुणनखंड है और 3Q का भी एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब 3 जो है 3P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों में है ये गुणनखंड, तो ये दोनों का गुणनखंड है। और जबकि हम समीकरण नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1 से देखें, P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये एक विरोधाभास है। हमने दिखाया कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने पहले ही कह दिया था, मान लिया था कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यह एक विरोधाभास है जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। कौन सी कल्पना, कि हमने इसको एक परिमेय माना, तो अतः यह एक अपरिमेय है। अतः √3 एक अपरिमेय है। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, यह एक विरोधाभास है जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि हमने √3 को एक परिमेय माना है, अतः √3 एक अपरिमेय है। तो ये √3 को दिखाया हमने। अब हमको दिखाना है 2 - √3 एक अपरिमेय है। तो मान लिया 2 - √3 एक परिमेय है। तो जो मान रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, हम उसको गलत दिखाएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय है। तो 2 - √3 एक परिमेय है, तो हम इसको लिख सकते हैं, परिमेय को कैसे लिखा जाता है, P/Q के रूप में, जहां P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P व Q से अभाज्य हैं, को प्राइम है। अब देखें इसको, P/Q को इधर ले आए, ये P/Q हो गया माइनस में, और ये इधर आ गया, ये हो गया प्लस में। तो देखें यहाँ पे ये बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में देखें 2
क्या है, परिमेय है। और यहाँ पे इस परिमेय को हम इधर ले आए तो परिमेय से परिमेय घटाएंगे तो वो क्या होगा, परिमेय ही होगा। तो यहाँ बायां पक्ष एक परिमेय है। क्यों है परिमेय बायां पक्ष? क्योंकि एक परिमेय से दूसरे परिमेय को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो परिमेय ही रहता है। तो यहाँ घटाया है, परिमेय ही है। तो बायां पक्ष क्योंकि बराबर दाएं पक्ष के है तो अतः दायां पक्ष भी परिमेय होगा। यानी अर्थात √3 क्या होगा, परिमेय। √3 एक परिमेय होगा। अब चूंकि हम जानते हैं, हमें अभी इन्हें सिद्ध किया था कि √3 एक परिमेय है। चूंकि √3 एक परिमेय है, अपरिमेय है। √3 क्या है, एक अपरिमेय है। तो यहां देखें कि ये तो एक परिमेय और ये बराबर इसके ये एक अपरिमेय। तो एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। ये लिखेंगे नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये एक परिमेय है और ये एक अपरिमेय है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, परिमेय परिमेय के बराबर होगा या अपरिमेय अपरिमेय के बराबर। तो ये नहीं हो सकता। तो ये किस वजह से हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2 - √3 को एक परिमेय माना। तो यह एक विरोधाभास है, यहां लिख देंगे। तो ये स्टेटमेंट लिखना नहीं है, ये समझने के लिए बताया है। तो यहां लिखेंगे यह एक विरोधाभास है। कौन सा? ये जो हमने यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो ये दोनों विरोधाभास हो रहे हैं। यहां पे लिखा परिमेय हो रहा है, यहां पे लिख रहा हूं अपरिमेय हो रहा है। तो यह एक विरोधाभास है जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, जो हमने ये माना इसको परिमेय। तो ये एक विरोधाभास है। अतः 2 - √3 एक अपरिमेय है।